हाय गाइस, तो आज हम लोग देख रहे हैं विज़न का अपना टेस्ट तीसरा। तो हम लोग ने 30 क्वेश्चन करे थे, उसमें आगे के देखते हैं क्वेश्चन 31 से 40। देखिए, आप इसके आंसर्स ज़रूर दीजिए, सही दीजिए, गलत दीजिए, इससे समझ के दीजिए, थोड़ा बहुत भी ध्यान आ रहा हो तो ज़रूर दीजिए, गैस करके दीजिए। इससे आपका क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 31। ये शुष्क वृष्टि छाया वाला मरुस्थल है एवं ये उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणी में कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है तथा उत्तर में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सोनोरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस मरुस्थल का वर्णन करता है? ए पैटागोनिया मरुस्थल, बी मोजावे मरुस्थल, सी गिब्सन मरुस्थल, डी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो किसकी बात हो रही है, आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन 31 का आंसर है बी मोजावे मरुस्थल। ठीक है, ये शुष्क वृष्टि छाया वाला मरुस्थल है। मतलब जैसे कि वृष्टि छाया मतलब पर्वत के एक साइड तो जहाँ पे बारिश होती है, एक साइड नहीं होती, तो वो वृष्टि छाया उसके पीछे वाला क्षेत्र वाला मरुस्थल है। ये उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे ड्राई है मोजावे। ये दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यतः दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया और दक्षिणी नेवादा में स्थित है। ठीक है, कैलिफोर्निया और नेवादा में स्थित है। ये सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणी से कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है। तो ये जो सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणी से कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है, ये उत्तर में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सोनोरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। तो नॉर्थ में ये ग्रेट बेसिन में और दक्षिण में क्या है, सोनोरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं पेटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, जो ये पेटागोनिया स्टेपी नाम से भी जाना जाता है, इसको पेटागोनिया स्टेपी भी कहते हैं। और जो अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये अर्जेंटीना का है पेटागोनिया। ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। मतलब अर्जेंटीना का सबसे बड़ा डेजर्ट है और अर्जेंटीना में है। ये दक्षिण अर्जेंटीना के पेटागोनिया क्षेत्र में, पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रेणी और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर में कुयो रीजन और पंपास तक इस मरुस्थल का विस्तार है। स्टेपी के मध्य भाग में झाड़ीदार और जड़ी बूटी संबंधी हर्बेसियस प्रजातियों का प्रभुत्व है। हालांकि पश्चिम में जहां वर्षा अधिक होती है, झाड़ियां घास में रूपांतरित हो जाती हैं। स्थलाकृति रूप से यह मरुस्थल नदी घाटियों और कैनियनों द्वारा विक्षेपित एकांतर पठारों, टेबललैंड्स और चट्टानी पिंडों मैसिफ से युक्त है। स्टेपी के सुदूर पश्चिम भाग में हिमनदों से उत्पन्न झीलें और घाटियों के साथ बंजर पहाड़ों और ठंडे समशीतोष्ण वनों का क्रम में है। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरे मरुस्थल के बारे में पूछा गया है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मतलब पूछा जाएगा हमारे पेपर में। गिब्सन मरुस्थल देखिए, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में के भीतरी भाग का एक शुष्क क्षेत्र है। तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर एक ड्राई डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट। ये मरुस्थल मकर रेखा के दक्षिण में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, जो उत्तर में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण के बीच स्थित है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ये अपने लहरदार लाल टीलों, मरुस्थलीय मार्ग और रेतीले मैदानों और मरुस्थलीय घास ट्रायोडिया के लिए जाना जाता है। ये एक अग्निप्रवण भू दृश्य है। तो क्वेश्चन 31 का हमारा आंसर बी था। मैंने आपको बताया पेटागोनिया और हमारा अर्जेंटीना में है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी यूरोप। तो बताइए कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखिए 32 का आंसर हमारा डी है। विषुवत रेखा जिन महाद्वीपों से होकर गुजरती है उनमें ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया शामिल है। इन सबसे अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन सबसे जाती है। ठीक है, पृथ्वी को घेरने वाली एक काल्पनिक रेखा 13 देशों से गुजरती है, 13 देशों से जाती है। मैं मैप में बताया हुआ है इसको। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया में किरीबाती। ठीक है, ये देश के नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए कहाँ से जाती है। दक्षिण अफ्रीका में जाती है, दक्षिण अमेरिका में जाती है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। ठीक है, अफ्रीका में साओ टोमो और प्रिंसेप, गैबॉन, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो, केन्या, युगांडा और सोमालिया। ठीक है, देखिए आ जाता है, ये बहुत आता है कि किस देश से जाती किससे नहीं जाती, तो ये ध्यान रखिए। एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया से। ठीक है, अब ये देखिए यूरोप से नहीं जाती है। यूरोप आप ऐसे आप गैस कर सकते थे कितना ऊपर है ना। और विषुवत रेखा तो 20 से आती है, तो थोड़ा बहुत आप दिमाग भी लगा सकते हैं। तो 32 का हमारा डी सही था कि किस महाद्वीप से नहीं जाती, तो यूरोप से नहीं जाती। अब 33 देखते हैं। यह एक गोलाकार शीर्ष और चपटे आधार वाला एक ऊर्ध्वाधर मेघ है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से पाया जाता है। ये ऊपर उठने वाली संवहनीय धाराओं से संबंध है। इसका विशाल सफेद गोलाकार पुंज सूर्य की उपस्थिति में धूसर दिखाई दे सकता है, किंतु यह एक स्वच्छ मौसम का
मेघ है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ का वर्णन किया गया है? ए पच्छाद, बी कपासी, सी वर्षा स्तरी, डी कपासी वर्षा। तो 33 का हमारा बी सही है, कपासी। ठीक है, यह एक गोलाकार शीर्ष और चपटे आधार वाला एक ऊर्ध्वाधर मेघ है। ठीक है, गोलाकार शीर्ष और चपटे आधार वाला, जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो आर्द्र रहते हैं वहाँ पर पाया जाता है। ये ऊपर उठने वाली संवहनीय धाराओं से संबंध होता है, जो संवहनीय धारा है उससे रिलेटेड है। इसका विशाल सफेद गोलाकार पुंज सूर्य की उपस्थिति में धूसर दिखाई देता है। ठीक है, तो गोल होते हैं लेकिन सूर्य की उपस्थिति में धूसर दिखता है, किंतु ये स्वच्छ मौसम का मेघ होता है। तो बी सही है। बाकी के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं। पच्छाद मेघ, ठीक है, यह मेघ रेशेदार, यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ठीक है, कपासी मेघ अभी, ठीक है, पहले हम देख लेंगे, पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पच्छाद मेघ, सिरस क्लाउड क्या होता है? यह मेघ रेशेदार दिखाई देता है, रेशेदार से दिखाई देते हैं और थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, नीले आकाश में लटा की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, ये ढंग से समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। इसे प्रायः घोड़ी की पूंछ कहा जाता है, घोड़ी की पूंछ कहा जाता है। सिरस क्लाउड का फर्स्ट हमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यह स्वच्छ मौसम को इंगित करता है। यह प्रायः सूर्यास्त को खूबसूरत बना देता है, स्वच्छ मौसम को ही दिखाता है। अब वर्षा स्तरी क्या होते हैं? ये एक काला धुंधला स्पष्ट रूप से स्तरित मेघ है। आप देखेंगे जब वर्षा का टाइम होता है तो बहुत काले मेघ हो जाते हैं, तो वो इसे वर्षा मेघ, रेन क्लाउड के रूप में भी जाना जाता है। यह लगातार वर्षा, हिम और ओलावृष्टि लाता है। कपासी वर्षा मेघ कौन सा था? वस्तुतः ये एक ऊंचा कपासी मेघ है, ऊंचाई पे होते हैं, जो आधार से 2000 फीट से 30,000 फीट से अधिक तक अत्यधिक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। इसके काले और सफ़ेद गोलाकार पुंज आकारों की एक विलक्षण श्रृंखला बनाते हैं। इसकी फूलगोभी जैसी चोटी प्राय निहाई की तरह फैली होती है। यह प्राय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की दोपहर में देखा जाता है। इसे गरज वाले मेघ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये तड़ित और गरज के साथ संवहनीय वर्षा लाता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे देखिए जो कपासी मेघ का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये देखिए कपासी मेघ ऐसे होते हैं, दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो पच्छाद मेघ है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कैसे दिखते हैं सिरस क्लाउड। उसके बाद है वर्षा स्तरी। ठीक है, तो वर्षा स्तरी का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें वर्षा स्तरी जो होते हैं काले मेघ, उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और जो कपासी वर्षा मेघ होते हैं उनका एग्जाम्पल हमें इधर दिया हुआ है, ये दिया है कैसे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो हर तरीके के क्लाउड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 33 का हमारा बी सही था। अब आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आंतरिक हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। दूसरा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आंतरिक हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 34 का हमारा सी सही है, एक भी सही है, दूसरा भी सही है। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। इसमें पहले महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे वर्ष हिम से ढका रहता है। ठीक है, जो दूसरा भी सही है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, नेपाल की अन्नपूर्णा, कश्मीर का नंगा पर्वत और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी शामिल है। सबसे ऊंची चोटियाँ इसमें है। गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे कई ग्लेशियर आंतरिक हिमालय से निकलते हैं। ये उत्तराखंड में अवस्थित हैं। ये हिमनद क्रमशः गंगा और यमुना नदियों के जल के बारहमासी स्रोत हैं। तो 34 का हमारा सी सही है, मतलब एक और दो दोनों ही सही है। क्वेश्चन 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला केवल 1 2 3, दूसरा 2 3, तीसरा 1 3 4, दूसरा 2 4। बताइए किन किन से गुजरती है कर्क रेखा। तो 35 का हमारा बी सही है। देखिए जो कर्क रेखा है वो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी कोण पर एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यदि इस काल्पनिक रेखा को पृथ्वी के चारों ओर खींचते हैं तो ये 17 देशों से होकर गुजरती है। अगर मतलब आप, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इसको अगर आप पृथ्वी पे देखें तो ये 17 देशों से होकर गुजरती है। भारत उसमें से एक है। अब भारत में कौन कौन से राज्यों से आती है? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से इसी क्रम से होकर गुजरती है। इसकी
ट्रिक मैंने पढ़ाई हुई है अपने जो मैप वाले वीडियो में है उसमें, ठीक है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पहली बार मध्य प्रदेश में जहाँ से ये राजस्थान की ओर बहती है, और दूसरी बार जब ये गुजरात में प्रवेश करती है। त्रिपुरा में उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर है। तो 35 का हमारा बी सही है। तो त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है इनमें से, ठीक है। अब क्वेश्चन 36 देखते हैं। जैविक हथियार अभिसमय जो है किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये जैविक और विषाक्त दोनों प्रकार के हथियार के विकास एवं उपयोग को प्रतिबंधित करता है। दूसरा, ये सामूहिक विनाश के हथियार की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। तीसरा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत की गई थी। तो इनमें से कौन सा सही है? 1, 2, 3, तीसरा या 1, 2, 3? तो 36 का हमारा डी सही है। देखिए, हाल ही में यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सभी देशों से जैविक और विषाक्त हथियार अभिसमय के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। औपचारिक रूप से यह बैक्टीरियोलॉजिकल जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण के निषेध तथा उसके विनाश पर एक अभिसमय के रूप में जाना जाता है। इस अभिसमय पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत की गई थी, ठीक है। तो मतलब जो भी जैविक हथियार हैं, ठीक है, विषाक्त हथियार, उन पर प्रतिबंध लगाना है, ठीक है, उनको ख़त्म करना। इस अभिसमय पर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान इस पर बातचीत की गई थी। इस पर 10 अप्रैल 1972 को हस्ताक्षर किए जाने प्रारंभ हुए और ये 26 मार्च 1975 को लागू हुई, ठीक है। 1975 में ये लागू हुई, ध्यान रखिएगा। जैविक हथियार अभिसमय 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है। ये जिनेवा प्रोटोकॉल था, उसका पूरक है, जिसमें केवल जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध था। जैविक हथियार अभिसमय जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करता है। तो 1 सही है हमारा। इस सामूहिक विनाश के हथियार की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी, ठीक है। तो ये पहली ऐसी बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी, इसलिए दूसरा भी सही है। तो 36 का हमारा डी सही है, तीनों ही कथन सही हैं। अब क्वेश्चन 37 देखते हैं। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गैस के रूप में प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने योग्य मात्रा में विद्यमान हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। दूसरा, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना तमिलनाडु में प्रारंभ की गई। इनमें से कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, एक और 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। देखिए, हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा आंध्र प्रदेश के सिम्हादी में स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना को प्रारंभ किया गया। जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड है, उसने क्या है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना को प्रारंभ किया गया। इसलिए दूसरा सही नहीं है, आंध्र प्रदेश में होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। यह परियोजना बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडार परियोजना की अग्रगामी होगी। यह परियोजना दूर दराज के क्षेत्रों जैसे लद्दाख को कार्बोनाइजिंग के लाभ प्रदान करेगी और वहनीयता, सरल भंडारण आदि जैसी इसकी विशेषताएं कारण स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करेगी, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी प्रचुरता के बावजूद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने योग्य मात्रा में गैस के रूप में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि मतलब इसको प्राकृतिक रूप से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसका मुख्यतः यौगिक के रूप में, यह मुख्यतः यौगिक के रूप में पाया जाता है, जैसे कि जल में पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसकी प्रचुर मतलब है तो बहुत, लेकिन जो है हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने योग्य मात्रा में गैस के रूप में मौजूद नहीं है, ठीक है, जैसे जल में होता है। इसलिए हाइड्रोजन का उत्पादन औद्योगिक तरीके से किया जाता है। इसमें से अधिकांश में प्राकृतिक गैस, जो कि जीवाश्म ईंधन है, का परिष्करण शामिल है। पवन और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, पवन और सौर ऊर्जा जैसे जो अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, उनके द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर को यूज़ करके क्या है, जल को क्या है, तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन विभाजित करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसलिए 37 का डी सही है, मतलब एक और 2 दोनों ही सही नहीं थे, ठीक है। तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में हुई है, दूसरा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से संचलन मंद बृहत संचलन के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। 1, मृदा सर्पण, दूसरा भूप्रवाह, तीसरा अवपात। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या 1, 2, 3।
तो क्वेश्चन 38 का हमारा ए सही है। ठीक है, एक सही है, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। मृदा सर्पण जो होता है, ठीक है, सॉलिफ्लक्शन में ढलान पर मंद गति से नीचे की ओर गिरने वाली मृदा या जल से समृद्ध अथवा चिकनायुक्त महीन दाने वाली चट्टान का मलबा शामिल है। तो मृदा सर्पण क्या होता है? जब ढलान से मंद गति से नीचे मृदा गिरती है, ठीक है, चिकनाई युक्त महीन दाने वाली चट्टान का मलबा उसमें होता है। ठीक है, भूप्रवाह अर्थ फ्लो क्या है? अल्प कोणीय सीढ़ीदार ढलान या पहाड़ियों के नीचे की ओर जल समृद्ध मृदा या गाढ़युक्त भू सामग्री सिल्टी अर्थ मटेरियल का तेजी से होने वाला बहाव है। मतलब जो सीढ़ीदार जो पहाड़ी रहती है उससे, ठीक है, जो जलयुक्त मृदा है। तीसरा अवपात स्लम्प का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का भूस्खलन होता है जो अपेक्षाकृत तेज और बोधगम्य संचलन होता है। इसमें शामिल सामग्री अपेक्षाकृत शुष्क होती है। यह किसी ढलान जिस पर संचलन होता है पर चट्टान के मलबे की एक या अनेक इकाइयों का मंद नियमित आवर्तन के साथ होने वाला विस्थापन है। तो ये क्या है? भूस्खलन का एक प्रकार है जो बहुत तेज होता है और मतलब जो सामग्री होती है वो शुष्क होती है। तो 38 का ए सही है, मृदा सर्पणी इसमें आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 39 देखते हैं। महासागरों में तापमान वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ तापमान एक समान दर से घटता है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जो 39 है उसका हमारा बी सही है। ठीक है, कथन एक सही नहीं है। महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उसकी ऊपरी सतहों पर होता है। मतलब हाई टेम्परेचर जो है महासागर में ऊपर रहता है क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऊपर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो ज़्यादा गर्म रहता है पानी, और ये ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से प्रेषित होती है। मतलब संवहन से क्या है? नीचे जाता है ऊष्मा। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तापमान में कमी आती है, लेकिन तापमान की घटने की ये दर सभी जगह समान नहीं होती। मतलब एक सी नहीं रहती घटने की दर। महासागरों की तापमान संरचना को 3 परत प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहली परत, ऊपरी परत लगभग 500 मीटर मोटी होती है जिसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, जो ऊपरी परत है उसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है जो 500 मीटर तक होती है। दूसरी परत थर्मोक्लाइन होती है कि विशेषता बढ़ती गहराई के साथ तापमान में तीव्र कमी आती है। जब आप नीचे आएंगे तो आपको और ठंड लगेगी, ठंडा पानी रहेगा। इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। तो ये 1000 मीटर तक की गहराई है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है। यह गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। यहाँ गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन बहुत कम होता है। तीसरी परत तो बहुत ठंडी होती है, ठीक है, लेकिन यह तापमान जो है वो परिवर्तन कम होता है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे होगा, इतनी तेजी से नहीं होता जितना दूसरी परत में होता है। तीव्र कमी नहीं आती, इसलिए कथन एक गलत है। दूसरा भी सही है। महासागरों की सतही जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज टेम्परेचर कितना है सतही जल का? 27। और ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमिक रूप से घटता जाता है। क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या है? डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो ज़्यादा गर्म रहता है। ध्रुवों पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती तो वहाँ ठंडा रहता है, तो घटता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि देखिए वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा है, तो वहाँ पे महासागरों का जो तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, ज़्यादा गर्म रहता है। उच्चतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि इसके कुछ उत्तर की ओर दर्ज किया जाता है। जो हाई टेम्परेचर है वो हमें इक्वेटर पे नहीं, उसके कुछ उत्तर में दर्ज होता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 90 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यह भिन्नता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल के असमान वितरण के कारण, ठीक है, स्थल भाग ज़्यादा उत्तर में इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो क्वेश्चन 39 का हमारा बी सही था। ठीक है, दूसरा सही है, एक समान दर से नहीं घटता है, पहला गलत है। ठीक है, और जो 38 बताया था उसमें ये था कि एक चीज़ के मंद संचलन किस में होता है? तो मृदा सर्पण में मंद संचलन होता है और जो भूप्रवाह अपवात है इसमें तीव्र संचलन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 40 देखते हैं। भारत की जलवायु के को आकार देने में हिमालय की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये आर्कटिक सर्कल के पास उत्पन्न होने वाली ठंडी और सर्द उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। दूसरा, ये मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें उपमहाद्वीप के भीतर अपनी आर्द्रता मुक्त करने के लिए बाध्य करता है। इनमें से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो क्वेश्चन 40 का आंसर सी है, दोनों ही सही है। देखिए, उत्तर में उच्च हिमालय अपने विस्तार के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को ठंडी उत्तरी पवनों से अवैध सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, जो यूरोप की जो ठंडी पवन है उसको आने से रोकता है हिमालय। ये ठंडी और सर्द
पवनें आर्कटिक सर्कल के निकट उत्पन्न होती है तथा मध्य और पूर्वी एशिया में आर पार प्रभावित होती हैं। हिमालय मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें महाद्वीप के भीतर अपनी आर्द्रता मुक्त करने के लिए बाध्य करता है। दो काम करता है, एक तो हमें उत्तर से ठंडी हवाओं से हिमालय बचाता है और जो मानसूनी हवाएं होती है उनको रोककर बारिश होती है। तो ये दो काम करता है हिमालय, याद रखिए। तो 14 का हमारा सी सही है, एक और दो दोनों सही है, बाकी के 10 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।